सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लोकेन सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय लोकेन। और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे सीबीएसई क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन देखने के बाद अब हम लोग आज करेंगे एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, है ना। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें कह रहा है कि कुछ नंबर्स दिए हुए हैं आपको और इनमें आपको क्लासिफाई करके बताना है कि कौन से नंबर इरेशनल है और कौन से रेशनल है। ठीक है, तो उसके पहले एक बात आपको बताते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था इंट्रोडक्शन में कि अगर रेशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर का जो ऑपरेशंस करते हैं आपस में तो उनमें क्या रिजल्ट आता है। जैसे रेशनल का रेशनल के साथ करते हैं तो रेशनल आता है, इरेशनल का इरेशनल के साथ करते हैं तो इरेशनल भी आ सकता है या रेशनल भी आ सकता है। बट एक चीज छूट गई थी कि अगर हम रेशनल और इरेशनल का इन दोनों का अलग अलग ऑपरेशन तो हमने देख लिया, लेकिन अगर इन दोनों का एक साथ ऑपरेशन देखें यानी कि रेशनल प्लस इरेशनल या रेशनल इनटू इरेशनल, है ना, ऐसा करके, तो क्या रिजल्ट आएगा। तो देखिए, रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल के लिए क्यू सिंबल होता है और इरेशनल के लिए आई होता है। तो अगर हम क्यू प्लस आई करें या क्यू माइनस आई करें या क्यू इंटू आई करें या क्यू डिवाइड बाई आई करें, कुछ भी करें, यानी एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का कोई भी ऑपरेशन करें तो वो हमेशा क्या आने वाला है, आपका इरेशनल ही आने वाला है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है ये है 2 माइनस रूट 5। ठीक है, अब आपको ये बात याद रखनी है कि एक रेशनल और एक इरेशनल का ऑपरेशन करेंगे तो वो हमेशा ही इरेशनल ही देगा। ठीक, तो अब यहाँ पे जो 2 है, ये 2 क्या है, आपका रेशनल है, और ये जो रूट 5 है ये आपका इरेशनल है। तो जाहिर सी बात है ये क्या आने वाला है, आपका इरेशनल ही आने वाला है ना। क्यों? क्योंकि एक रेशनल और एक इरेशनल का ऑपरेशन एक साथ हो रहा है, तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका इरेशनल ही होगा। चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में है 3 प्लस 20 रूट 23 और माइनस रूट 23। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट आप ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, रूट 23 और माइनस रूट 23। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्या है, एक रेशनल है, एक इरेशनल है, एक इरेशनल। तो रेशनल और इरेशनल क्या आना चाहिए, इरेशनल। ठीक है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, हम लोग इस कंक्लूजन पर कब पहुंचेंगे, जब हम उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी इस स्टेज पर पहुंच जाएंगे कि वहां पे और सिंप्लीफाई ना हो सके। ठीक है, यानी एक तरह सिंपलेस्ट फॉर्म के बाद ही हम बता सकते हैं कि वो रेशनल होगा या फिर इरेशनल। कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ रूट 23 है प्लस का और ये माइनस का, तो ये आराम से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो अगर इसको कैंसिल आउट ना करें, उसके पहले अगर देखें तो यहाँ से देख के बताएंगे तो रेशनल और एक इरेशनल का ऑपरेशन होगा तो इरेशनल होगा, जो कि गलत है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद तब हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो रेशनल है या फिर इरेशनल है। अब ये कैंसिल आउट हो गया तो ये क्या आ जाएगा, आपका 3। ठीक, अब 3 का मतलब 3 क्या है कि रेशनल है ना, क्या है, रेशनल नंबर है, तो ये हो गया आपका रेशनल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछे पहले उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, उसके बाद फिर डिसाइड करना है। अगला है थर्ड पार्ट पे चलते हैं। 2 रूट 7 डिवाइड बाई 7 रूट 7। फिर से यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं पहले, ये आपका रूट 7, ये आपका रूट 7। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचा आपके पास 2/7। अब 2/7 क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर। ठीक है, अगला फोर्थ पार्ट है 1/√2। ठीक है, अब 1/√2 जो है, यहाँ पे 1 है एक रेशनल और √2 है एक इरेशनल। ठीक, अब सबसे पहले चेक करते हैं क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं होगा सिंप्लीफाई, है ना, क्योंकि 1/√2 कोई कॉमन नंबर नहीं है अदर देन 1। ठीक है, और 1 से डिवाइड भी करेंगे तो यही आएगा। तो देखिए, अब यहाँ पे चलते हैं, क्या है, एक यहाँ पे क्या है, डिवीजन है, तो एक रेशनल डिवाइड बाई एन इरेशनल या फिर इरेशनल डिवाइड बाई एन रेशनल, यानी एक रेशनल और एक इरेशनल का ऑपरेशन हो रहा है, तो वो क्या आएगा, आपका इरेशनल, और ये आएगा आपका इरेशनल। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ही आप बता सकते हैं कि वो रेशनल है या फिर इरेशनल।
फिर आता है आपका फिफ्थ पार्ट 2 पाई। अब देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो जब शायद पहली वीडियो में या सेकंड वीडियो में हमने बताया था कि पाई में और 20 पाई की जो वैल्यू लेते हैं 22/7, इन दोनों में कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है हमने बताया था। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है अभी कि पाई और 22/7 में कौन सा रेशनल कौन सा इरेशनल, तो आप उस वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं, हम उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। पाई जो है, ये पाई जो होता है आपका इरेशनल होता है, ये आपका इरेशनल होता है। क्यों? क्योंकि पाई की जो वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में आती है, इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, इरेशनल की कैटेगरी में रखते हैं। और 22/7 ये आपको दिख रहा है p/q के फॉर्म में, ठीक है। अब p/q के फॉर्म में जाहिर सी बात है क्या है आपका रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या है यहाँ पे 2 पाई, जब पाई इरेशनल है और 2 पाई का मतलब क्या, 2 पाई का मतलब ये कि 2 इंटू पाई, ठीक। अब 2 इंटू पाई, तो देखिए यहाँ पे भी ऑपरेशन हो रहा है किसका, 2 है एक रेशनल नंबर और उसका मल्टीप्लिकेशन है किसके साथ, पाई जो कि है एक इरेशनल। तो रेशनल इंटू इरेशनल, कोई भी ऑपरेशन करें क्या आता है हमेशा इरेशनल। तो यानी ये जो 2 पाई है ये आपका आएगा इरेशनल, ठीक है। तो ये होता है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट हो चुके हैं, इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इनको आपको सिंप्लीफाई करके बताना है। तो जैसे पहला पार्ट है 3 + √3 × 2 + √2, ठीक। क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं लगा है, मतलब ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बताया था, पहले एक नंबर को पकड़ लीजिए, एक नंबर को पहले इससे मल्टीप्लाई कराइए, फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कराइए, ठीक है। फिर जब दोनों से हो जाएगा उसके बाद फिर दूसरे नंबर को पकड़ लीजिए, फिर आप इसको भी पहले इससे कराएंगे फिर इससे कराएंगे, है ना। यानी कि पहले 3 को पकड़ेंगे, 3 को कराएंगे 2 से, 3 × 2 + 3 × √2। साइन का ध्यान रखना है, यहाँ पे सारे प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट माइनस होता तो ध्यान देना पड़ता। आगे अब 3 से दोनों का हो गया, अब होगा √3 से, तो √3 का पहले 2 से होगा, देन √3 का √2 से होगा, ठीक है। 3 × 2 = 6, 3 × √2 3 √2 हो जाएगा, √3 × 2 2 √3, ठीक है, प्लस √3 × √2 √a × √b क्या होता है √ab, तो √ab 3 × 2 यानी 6, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे और सिंप्लीफाई होगा, 6 में ना तो ये ऐड होगा ना ये ऐड होगा, कोई भी ऐड नहीं होंगे, सारे डिफरेंट नंबर्स हैं, ठीक है। तो यही हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अगला सेकंड है, सेकंड पार्ट है 3 + √3 × 3 - √3। अब देखिए इसको भी आप ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर ध्यान दें तो ये कुछ पैटर्न बन रहा है। कौन सा पैटर्न, a + b × a - b। तो देखिए फॉर्मूले बनाए इसलिए जाते हैं कि थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा आसानी हो, बाकी मल्टीप्लाई तो हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्म बन रहा है a + b × a - b का। अब a + b × a - b का क्या होता है फॉर्मूला, a² - b², ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा a है आपका 3 और b है आपका √3, तो 3 का स्क्वायर माइनस √3², 3² यानी 9 और √3² यानी 3, तो 9 में 3 गया 6, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट है √5 + √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। √5 + √2 का होल स्क्वायर यानी यहाँ पे क्या लगा है a + b का होल स्क्वायर। अब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² √5² प्लस b² √2² प्लस 2ab यानी 2 × √5 × √2, ठीक है। तो √5² आ जाएगा क्या आपका 5, √2² आ जाएगा आपका 2 एंड 2 √a × √b क्या होता है √ab, तो √5 × 2 = 10, ठीक। 5 + 2 7 एंड 7 + 2 √10, ये हो गया आपका आंसर। अगला है फोर्थ पार्ट है √5 - √2 × √5 + √2, ठीक है।
तो ये भी आपका सेम पैटर्न बन रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप चाहे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कहें या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, होता वही है। तो ये भी हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 माइनस 2 यानी कि 3, ठीक है। फिर अगला बस सेकंड क्वेश्चन में इतने ही पार्ट थे, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इक्वल टू सी बाय डी। जो पाई है उसकी डेफिनेशन क्या कहती है? जब पाई होता है वो क्या होता है? पाई होता है किसी भी सर्कल का सर्कमफरेंस डिवाइड बाय डायमीटर, ठीक है। सर्कमफरेंस समझते हैं आप? देखिए सर्कमफरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे ये सर्कल है, ठीक है। अब मान लीजिए, और जो ये जो सर्कल है, इस सर्कल की जो टोटल बाउंड्री है, टोटल जो ये जो बाउंड्री है, इसकी जो टोटल लेंथ होगी वो होती है आपकी सर्कमफरेंस। जैसे क्या होता है, जैसे स्क्वायर में, रेक्टेंगल में आप जानते होंगे पेरीमीटर कहते हैं, है ना। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? जो आउटर बाउंड्री है उसकी लेंथ, मतलब कि अगर इस पॉइंट से पकड़े तो यहाँ से लेकर वापस इस पॉइंट तक आने तक जितनी भी लेंथ हमको कवर करनी पड़ी है, डिस्टेंस कवर करनी पड़ी है, तो वो जो लेंथ होती है वो होती है पेरीमीटर, ठीक है। तो वैसे ही सर्कल के केस में पेरीमीटर को कहते हैं सर्कमफरेंस ना। अगर इस पॉइंट से हम चलना स्टार्ट कर दें, उसके बाद हमको जितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी, वो डिस्टेंस यानी वो लेंथ जो होती है वो कहलाती है सर्कल की सर्कमफरेंस, ठीक है। तो कोई भी सर्कल, उसका जो सर्कमफरेंस है, ठीक है, उसके सर्कमफरेंस को अगर हम उसके डायामीटर से, डायामीटर आप जानते होंगे ये सेंटर है ना, ये होती है आपकी रेडियस, और इसी को डबल कर दे तो ये हो गया आपका डायामीटर, ठीक है। तो किसी सर्कल के सर्कमफरेंस को उसके डायामीटर से अगर हम डिवाइड करें तो जो वैल्यू आती है वही होती है आपकी पाई, ठीक है। और यहीं से आपका फॉर्मूला भी बनता है। अगर हम सर्कमफरेंस को सी से डिनोट करें, ठीक, और सर्कल की जो रेडियस है वो अगर हम आर एज्यूम करें, ठीक है, तो देखिए रेडियस आर है तो डायमीटर क्या हो जाएगा आपका 2r, जस्ट डबल होता है। तो ये हो गया आपका डायमीटर 2r और इधर हो गया आपका पाई। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप 2r को इधर क्या करेंगे, यहाँ 1 लगाएंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा c इंटू 1 यानी c एंड पाई इंटू 2r, तो ये हो जाएगा आपका 2πr, ठीक। तो जो सर्कल का सर्कमफरेंस होता है उसका फॉर्मूला यहीं से निकल के आता है 2πr, ठीक है। तो चलिए ये तो मान लीजिए हो गई आपकी सर्कमफरेंस के बारे में जानकारी। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो पाई की वैल्यू होती है वो किसी भी सर्कल की सर्कमफरेंस डिवाइड बाय उसका डायमीटर होता है, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है, दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इर्रेशनल, देन हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कंट्राडिक्शन, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जैसे पाई इक्वल टू क्या है, c बाय डी, है ना, सर्कमफरेंस का c एंड डायमीटर का d, ठीक। तो उस हिसाब से ये क्या है आपका एक फ्रैक्शन है, और मतलब कहने का ये क्या कि p बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक। p बाई क्यू के फॉर्म में है तो मतलब क्या कि ये एक रेशनल होगा, है ना, क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या है कि रेशनल होगा। लेकिन हमको क्या पता है कि जो पाई है वो क्या है, वो एक इर्रेशनल है। तो अगर इन चीज़ों को ध्यान से देखें तो इसके हिसाब से क्या आ रहा है कि एक तरफ आपका इर्रेशनल और एक तरफ आपका रेशनल, और ये दोनों ही इक्वल हो रहे हैं, यानी इरेशनल इक्वल टू रेशनल, जबकि दोनों ही डिफरेंट हैं, टोटली डिफरेंट हैं बाय डेफिनेशन, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इरेशनल रेशनल के इक्वल हो रहा है, दोनों ही सिमिलर थिंग्स हैं। तो यहाँ पे क्या आपका एक कंट्राडिक्शन राइज हो रहा है। कंट्राडिक्शन का मतलब शुद्ध हिंदी होती है विरोधाभास, है ना, मतलब कि एक तरह से ये डेफिनेशन को अपोज कर रहा है ना, विरोधाभास नहीं, अपोज करना, है ना, ये डेफिनेशन को अपोज कर रहा है कि इरेशनल इक्वल टू रेशनल कैसे हो सकता है। तो भले ही यहाँ पे c बाई डी एक फ्रैक्शन है ना, भले ही c बाई डी एक फ्रैक्शन है, ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक, सब कुछ ठीक है।
लेकिन अगर रेशनल की डेफिनेशन में देखें तो क्या सिर्फ पी बाई क्यू के फॉर्म में होना ही इंपॉर्टेंट होता है ना? यानी अगर कोई फ्रैक्शन दिख गया तो क्या हम उसको देखते ही बोल देंगे कि हाँ ये रेशनल है? कोई और कंडीशन नहीं होती है? होती है। कंडीशन क्या होती है कि जो पी और क्यू हैं ये आपके इंटीजर्स होने चाहिए, ये आपके इंटीजर्स होने चाहिए। एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू शुड नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ खैर क्यू तो जीरो के इक्वल नहीं होगा क्योंकि डायमीटर है, डायमीटर जीरो हो नहीं सकता। अगर डायमीटर जीरो तो सर्कल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना? कोई लेंथ जीरो कैसे हो सकती है? तो लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो पी एंड क्यू है वो इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो अब जैसे सी बाई डी है ना, सी बाई डी है। अब जैसे हमने पीछे क्वेश्चन जैसे एग्जांपल लिया था, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया था, ऐसे सेमी सर्कल बनाया था, ठीक? तो वहाँ पे क्या था, जैसे ये आपका ए, ये ओ था, ये बी था, ये आपका सी था, ठीक? यहाँ से हमने सर्कल पे ये एक परपेंडिकुलर डाला था, ठीक है? तो एग्जांपल में शायद रूट 3.5 था, तो ये जो लेंथ निकली थी वो एक रूट 3.5 थी। अब रूट 3.5 का मतलब क्या? एक इरेशनल नंबर। कहने का मतलब हम ये क्यों बता रहे हैं कि मतलब कि जो एक लेंथ है, एक जो लेंथ है वो इरेशनल भी हो सकती है। मतलब कि जरूरी थोड़े है कि यहाँ पे सी और डी इंटीजर्स ही हो, रेशनल नंबर ही हो, जरूरी थोड़े है ना? अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, जो बी डी लेंथ है, ये जो बी डी लेंथ है ये क्या है? रूट 3.5 है, तो यानी कि रेशनल हो गया, ठीक? अब क्या इसको हम रेशनल कहेंगे? कतई नहीं कहेंगे। अगर हम जैसे बी सी क्या था आपका 1 था, ठीक है? अब अगर बी डी को, बी डी और बी सी का रेशियो ले कि रूट 3.5 डिवाइड बाई 1, रूट 3.5 डिवाइड बाई 1, तो क्या हम इसको रेशनल कह सकते हैं? कतई नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ऊपर तो इरेशनल है ना, नीचे भले रेशनल है लेकिन ऊपर तो इरेशनल है, और इरेशनल और रेशनल का ऑपरेशन क्या होता है? हमेशा इरेशनल देता है, ठीक है? तो मतलब कहने का जरूरी नहीं कि यहाँ पर सी और डी यानी जो लेंथ है, यानी जो सर्कमफेरेंस है और डायमीटर है, जरूरी नहीं कि एक इंटीजर के ही फॉर्म में आए कि आपका रेशनल बन जाए, है ना? तो मतलब कि जब भी हम इसकी सर्कमफेरेंस को जब मेजर करते हैं तो वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है। तो वहाँ पे फिक्स नहीं होता कि ये रेशनल है या फिर इरेशनल है, तो वहाँ पे हम नहीं कह सकते हैं कि ये रेशनल ही होगा, ठीक है? जैसे 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 जो हमारी नंबर लाइन होती है, ठीक है? जो नंबर लाइन होती है उसमें क्या होते हैं? उसमें रेशनल भी आते हैं और आपके इरेशनल भी आते हैं, हर तरीके का नंबर आते हैं, ठीक है? अब मान लीजिए आपने कुछ मेजर किया इसमें, ठीक है? मान लीजिए कुछ मेजर किया, यहाँ पर 10 डिवीजन है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है? ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ठीक? अब आपने ये देखा है कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर आते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स आते हैं। अब वो रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है? अब मान लीजिए यहाँ पे मेजर किया गया, ठीक है? अब मेजर किया गया तो हो सकता है अगर 1.2 आए, ये आपका 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 एंड ये 2, ठीक है? तो अगर मान लीजिए कोई वैल्यू हमने मेजर की, है ना, कोई लेंथ हमने मेजर किया, अब मान लीजिए वो यहाँ पे आया, ठीक है? अब जैसे हम आपने देखा ना सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, अब सक्सेसिव मैग्निफिकेशन में क्या होता है? हम कोई भी दो नंबर्स को हम जूम करते चले जाएंगे, मैग्नीफाई करते चले जाएंगे, तो उनके बीच में नंबर्स मिलते ही चले जाएंगे हमको, ठीक है? तो अब ये मान लीजिए वैल्यू यहाँ पे आई है, अब ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी का मतलब कि वो एक नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में हो सकता है, या नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग भी हो सकता है, या नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है ना? तो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि नहीं इसके बीच में ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या मतलब एक रेशनल ही है, ये हम नहीं कह सकते। मतलब कहने का मतलब कुछ फिक्स नहीं होता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में कि वो रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। तो हम अपनी तरफ से ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये जो सी बाई डी है मतलब इसमें सी और डी दोनों ही रेशनल है या फिर इरेशनल। और जब कुछ फिक्स नहीं है तो फिर यहाँ पर कंट्राडिक्शन होने का कोई सवाल है ही नहीं, है ना? जो इरेशनल है वो इरेशनल के ही इक्वल है, ये आपका कभी रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है? तो कुल मिला के कंक्लूजन क्या है कि जब भी हम कोई लेंथ मेजर करते हैं सर्कमफेरेंस में तो वो हमेशा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है, तो वो हो सकता है वो इरेशनल हो, और इरेशनल होने के कारण ही क्या है यहाँ पे ये आपका इरेशनल के इक्वल है, ठीक है? तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन का कोई सवाल नहीं है। तो चलिए इस बात को कैसे लिखेंगे, इस बात को लिखेंगे कैसे
कि फॉर C by D to be a rational, है ना, C and D should be integers. मतलब कि ये C by D रेशनल कब होगा, जब C और D दोनों ही क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, है ना, तभी तो रेशनल होगा. बट when we measure value of C, when we measure circumference, है ना, circumference यानी C, जब हम C को measure करते हैं तो it will get an approximate value, ठीक है, which may be irrational. ठीक है, यानी जब हम C को मेजर करते हैं सर्कमफरेंस को, तो वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है, ठीक है, और वो हो सकता है कि इरेशनल ही हो. तो देयरफॉर no contradiction arises in above relation because C by D may be an irrational, है ना, ठीक है. मतलब कंट्राडिक्शन कब होता है, जब कोई चीज़ हम गलत कह रहे हो, है ना, मतलब गलत का मतलब कि डेफिनेशन कुछ और कह और रिजल्ट कुछ और आ रहा हो, है ना, तो तब कंट्राडिक्शन राइज होता है. लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और C by D भी जो है वो भी आपका एक इरेशनल नंबर है, ठीक है. तो देयरफॉर पाई इज एन इरेशनल नंबर. चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन. रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन पे आपको रूट 9.3 रिप्रेजेंट करना है. तो देखिए इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने आपको बताया था कि रूट 9.3 रूट के अंदर जो डेसिमल फॉर्म वाले होते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. तो चलिए फिर से एक बार देख लीजिए कि जैसे मान लेते हैं कि x क्या है आपका 9.3, ठीक है, जिसको आपको रिप्रेजेंट करना है. तो आप उतना ही मेजर करके स्केल पे आप एक लाइन ड्रॉ करोगे AB, ठीक है. ये हो गया आपका 9.3. उसके बाद फिर आप B पॉइंट से 1 यूनिट की एक और लाइन ड्रॉ करोगे जो कि आपकी जाएगी C पॉइंट पे. ये हो गया आपका 1 यूनिट का, ठीक है. उसके बाद आप क्या करोगे, पूरी AC को मेजर करके उसका हाफ करोगे. AC आपका जाएगा 9.3 प्लस 1 यानी कि आपका 10.3, ठीक है. देन AC बाई 2 करोगे आप, तो ये आपका जाएगा 5.15 समथिंग, ठीक. तो आप पूरा स्केल पे मेजर करके जहाँ पे आपका 5.15 मतलब 5.1 एंड 5.2 के बीच समथिंग, तो ये आप मार्क कर लोगे वहाँ पे जहाँ पे ये आएगा, उसको आप नेम दे दोगे O, है ना, वो आपका O पॉइंट हो जाएगा, जस्ट हाफ पे आएगा, ठीक है. उसके बाद आपको क्या करना है कि कंपास पे पेंसिल फिट करना है और O को सेंटर मान के और A को रेडियस मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है. O को सेंटर मान के और A को रेडियस मान के रेडियस मेजर करके आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक. उसके बाद फिर B पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालना है B पर, ठीक है. अब मेरे पास स्केल नहीं है तो मुझे B से डालना पड़ेगा, है ना. तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और जहाँ कहीं भी ये आप जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाले हो ये पॉइंट हो जाएगा आपका D, और यही जो BD लेंथ है ये आपकी हो जाएगी रूट 9.3. कैसे होता है ये प्रूफ हमने आपको बता रखा है. अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन नंबर 5. कहता है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग. रेशनलाइज करना है आपको 1/√7 को, है ना. तो रेशनलाइजेशन हम आपको बता रखे हैं. तो क्या है 1/√7,
तो क्या होता है कि जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है इरेशनल नंबर, इसको आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको रेशनल बनाना होता है। ठीक, तो इसे √7 है। अब √7 को रेशनल कैसे बनाया जाएगा? तो √7 का क्या करें कि वो रेशनल बन जाए? एक ही ऑप्शन है, उसका स्क्वायर कर दें। स्क्वायर कर देंगे तो 7 हो जाएगा, बट स्क्वायर नहीं कर सकते। अब √7 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? √7 × √7, तो भी आपका 7 हो जाएगा, है ना। यानी जो √7 है उसको अगर √7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? आपका 7 आ जाएगा, यानी कि रेशनल हो जाएगा। ठीक है, मतलब दो नंबर्स का रेशनलाइजेशन तो आप कर लेंगे बीच के साइन चेंज करके, बट सिंगल नंबर कैसे करेंगे? जो भी नंबर है उसी से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई कर देना, यानी आप √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। √7 × 1 √7 एंड √7 × √7 क्या हो जाएगा आपका? 7। ठीक है, अरे √7 √AB यानी 7 7 से 49 एंड 49 का स्क्वायर रूट 7। ठीक, तो ये हो गया। अगला सेकंड पार्ट है 1/√7 - √6। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज करना है। तुमने बताया था कि जब दो नंबर्स हों तो बीच के साइन को चेंज कर देना है बस, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो यहाँ माइनस लगा है तो प्लस से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ठीक है, √7 + √6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर रहेगा। नीचे आपका बन जाएगा a - b × a + b, यानी a² - b²। तो ये हो गया आपका √7 + √6, ऊपर वही रहेगा। √7² 7, √6² 6, तो ये हो गया आपका √7 + √6 डिवाइड बाई 7 में 6 गया 1, तो ये हो गया आपका √7 + √6। ठीक है, तो ये हो गया। अगला है थर्ड पार्ट 1/√5 + √2। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज करना है तो बीच के साइन को चेंज करना है, √5 - √2 से करना है, √5 - √2 से। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम नंबर आएगा, a + b - b, a² - b²। ठीक है, अब √5 - √2 वही रहेगा, और ये हो गया आपका √5² 5, √2² 2, 5 - 2 3। तो ये हो गया आपका आंसर, फाइनल आंसर। अगला फोर्थ एंड लास्ट पार्ट 1/√7 - 2। इसको भी आप रेशनलाइज करोगे, बीच के साइन को चेंज करना है सिर्फ, √7 + 2, √7 + 2। ठीक है, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर रहेगा, नीचे a² - b² बन जाएगा, √7² - 2²। ठीक है, √7 + 2, √7² 7, 2² 4, 7 में 4 गया 3। ये हो गया आपका आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहीं से आपकी एक्सरसाइज 1.5 खत्म होती है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी एक एक्सरसाइज और बची है 1.6। तो अब हमको पढ़ना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, है ना, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1.6 के इंट्रोडक्शन के साथ।